हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये कल की वीडियो की एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो 24 फरवरी लिखा हुआ है, कल मैं इसको हर बार 24 अक्टूबर बोल गया था। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन में सही लिखा हुआ था, लेकिन हर बार मैं इसको 24 अक्टूबर बोल गया था। तो प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। सेंट्रल एक्साइज डे हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन बने हैं विजय संपला। कौन बने हैं? विजय संपला। ये हैं विजय संपला। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं। विजय संपला जी 2014 से लेकर 2019 तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर भी रहे थे। और ये जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये इसी मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विजय संपला ने किसको रिप्लेस किया है? तो विजय संपला ने राम शंकर कठेरिया को रिप्लेस कर दिया है। एक्चुअली राम शंकर कठेरिया जी मई 2020 तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन थे, लेकिन उनका टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी अभी तक चेयरमैन नहीं बना था। तो याद रखिएगा, विजय संपला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं। जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसको संविधान के आर्टिकल 338 के तहत स्थापित किया गया था। कब? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विजय संपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने आई कोल्ड सिंपोजियम को किस इंडियन सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो आई कोल्ड सिंपोजियम इसको इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उन्होंने आई कोल्ड सिंपोजियम को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। आई कोल्ड बोले तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम। ये आई कोल्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम। रिसेंटली नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, इनॉग्रेशन किया है जल शक्ति मिनिस्टर किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। 300 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड से। ये जो इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम है, इसको हाइब्रिड तरीके से मनाया गया है इस बार नई दिल्ली में। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स द्वारा, जो कि 1928 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस में। और प्रेसिडेंट कौन है? माइकल रोजर। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया रहा है? तो कर्नाटक के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया रहा है। ये देख लीजिए, कर्नाटका स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन जो कि बेंगलुरु में है, उसके साथ पार्टनरशिप की है फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर अपने आप में ही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो फ्लावर प्रोडक्ट होंगे उनकी प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि उनका अच्छा प्राइस प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को। तो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटका में। इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले रहा है। कर्नाटक, ये मैप में देख लीजिए, कर्नाटक क्यों चर्चा में है? क्योंकि कर्नाटक का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने दर्शन जो कि एक कन्नड़ डायरेक्टर है, उनको एग्रीकल्चर अम्बेसडर बनाया है। दर्शन एग्रीकल्चर अम्बेसडर बने हैं कर्नाटक में। सीएम कौन है? PS येदियुरप्पा कर्नाटक के। गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पर्सन है जिनको बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड में नामित किया गया है? तो यूएस के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड में नामित किया गया है अंजलि भारद्वाज को। किसको? अंजलि भारद्वाज। देखिए, टोटल 12 लोगों को यूएस गवर्नमेंट द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें इंडिया से हैं अंजलि भारद्वाज। तो याद रखिएगा, ये हैं अंजलि भारद्वाज। इनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन 12 लोगों में नामित किया गया है जिनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड मिलना है। अंजलि भारद्वाज जी कई सारे इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट चलाए हैं इंडिया में। उसके अलावा ये फाउंडर हैं सतर्क नागरिक संगठन की। तो अंजलि भारद्वाज को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन 12 लोगों में नामित किया है जिनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड मिलना है। इतना याद रखिएगा। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड यूएस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के दौरान इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2020 में चाइना पिछले 2 वर्षों से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इसने यूएस को पीछे छोड़ दिया है 2018-19 के बाद से। ये देख लीजिए,
2020 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? चाइना। 2018-19 तक यूएस था, उसके बाद चाइना ने जब से पीछे किया है तब से चाइना ही इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2020 के दौरान इंडिया और चाइना के बीच में $77.7 बिलियन का ट्रेड हुआ है, आपको इतना याद रखना है। और यूएस के साथ कितना हुआ है? $75.9 बिलियन का, तो इतना अंतर है। तो फर्स्ट हो गया चाइना, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सेकंड हो गया यूएस, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो यूएई, इतना याद रखिएगा। ये है मैप में चाइना, आप देख सकते हैं। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी क्या है यहाँ की? रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैस्मीन हैरिसन, ये वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन हो गई हैं जिन्होंने अटलांटिक ओशन को अकेले पार किया है। तो अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाली यंगेस्ट वुमेन जैस्मीन हैरिसन किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जैस्मीन हैरिसन बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। ये देख लीजिए, ये हैं जैस्मीन हैरिसन, वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन हो गई हैं जिन्होंने अकेले रो किया है अटलांटिक ओशन को। तो नाम याद रखिएगा, जैस्मीन हैरिसन। ब्रिटिश वुमेन है, इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, अकेले ही अटलांटिक को पार कर लिया है। मात्र 21 वर्ष की हैं ये जैस्मीन हैरिसन, और न्यू यॉर्कशायर यूके में रहती हैं। अब आई है बात यूके की, तो ये देख लीजिए मैप में है यूके, जहाँ पे आपका COP26 ऑर्गेनाइज होने वाला है ग्लासगो में, इतना याद रखिएगा। जिसका ऑफिशियल प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? आलोक शर्मा को COP26 का ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनाया गया है। कैपिटल यूके की पता है, करेंसी क्या है? पाउंड। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके के? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर एंड होम डेकर एग्जीबिशन, ये 2021 कहाँ पे मनाया गया है? तो 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, ये भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ये देख लीजिए, रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर एंड होम डेकर एग्जीबिशन का 17th एडिशन भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उड़ीसा चैप्टर ने ऑर्गेनाइज किया है। ये जो आपका 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है, इसमें फोकस कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। और पार्टनर कंट्री है बांग्लादेश, और फोकस कौन सी है? अफगानिस्तान, ईरान। तो पार्टनर कंट्री बांग्लादेश है और पार्टनर स्टेट कौन सा है? बिहार। तो इतना याद रखिएगा। 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर उड़ीसा के भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें पार्टनर कंट्री है बांग्लादेश और पार्टनर स्टेट कौन है? बिहार। उड़ीसा इस समय क्यों चर्चा में है? क्योंकि समलई और रिवार्ड प्रोजेक्ट रिसेंटली उड़ीसा में लॉन्च किए गए हैं। सीएम कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, वो भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। आपको पता है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन में टोटल कितने पिलर्स हैं? तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन ये 3 पिलर्स पर आधारित है, 3 पिलर्स हैं इसके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, इसके 3 पिलर्स हैं, नाम रट लीजिएगा, पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म, यानी 3P हैं इसके नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन इसको लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद। 2 मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर्पस क्या है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का? इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना। सिटीजन सेंट्रिक ये मिशन होगा। पर्पस होगा 2022 तक इंडिया की सभी सिटीज में अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना। साथ ही साथ जो इंडिया के सभी टाउन हैं या फिर सभी सिटीज हैं, उसका टारगेट सेट किया गया है 2024। तो इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। 3 पिलर्स पर है, 2 मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2032 के ओलंपिक गेम्स किस कंट्री द्वारा होस्ट किए जाएंगे? तो 2032 के ओलंपिक गेम्स ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। 2020 के जो होने थे वो टोक्यो जापान में। 2024 के कहाँ होने हैं? फ्रांस पेरिस में। 2028 के कहाँ होने? लॉस एंजलिस यूएस में। और 2032 के होने हैं ऑस्ट्रेलिया में। रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उन्होंने बिडिंग एक्सेप्ट कर ली है, किसकी? ब्रिस्बेन की। ब्रिस्बेन जो है होस्ट करेगा 2032 के ओलंपिक गेम्स। इससे पहले ब्रिस्बेन 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट कर चुका है। देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है 2020 के ओलंपिक टोक्यो में होने हैं, 2024 के कहाँ पे होने हैं? पेरिस में होने हैं, और 2028 के लॉस एंजलिस में होने हैं। तो तीनों का सीरियल याद रखिएगा। अब 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किए जाएंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके 2 वर्ष बाद ही 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुए थे एथेंस में।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट के कुशीनगर एयरपोर्ट का इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने का लाइसेंस ग्रांट कर लिया गया है? तो रिसेंटली यूपी, कुशीनगर यूपी का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुशीनगर यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। पहले से 2 एयरपोर्ट कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है, और दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है। यूपी में अभी तक ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। अब कुशीनगर यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और इंडिया का 87वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है कुशीनगर। तो ये दोनों याद रखिएगा, इंडिया का 87वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ? कुशीनगर, और यूपी का तीसरा। यूपी क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने डीआरडीओ के फायर ट्रेनिंग इसके डेवलपमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन किया था यूपी के पिलखुआ में। उसके अलावा फर्स्ट ट्रांसजेंडर टॉयलेट ये भी यूपी में ही डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? वाराणसी में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर टॉयलेट यूपी में। सीएम कौन है यूपी के? सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये है मैप में यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लाल लकीर को इंप्लीमेंट किया जा रहा है? लाल लकीर मिशन जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको मोनेटाइज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विलेजर्स को। तो लाल लकीर मिशन ये लॉन्च किया जा रहा है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। आपको याद होगा स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी? पीएम मोदी ने लॉन्च की थी 24 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे वाले दिन। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्वामित्व स्कीम को। उसी के तहत ये लाल लकीर मिशन लॉन्च किया गया है पंजाब में। पर्पज है सभी विलेजर्स को उनकी प्रॉपर्टी का सही रिकॉर्ड प्रोवाइड किया सके। तो लाल लकीर याद रखिएगा, स्वामित्व स्कीम के तहत पंजाब में लॉन्च किया जा रहा है। स्वामित्व का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लाल लकीर मिशन लॉन्च किया गया है आबादी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब के कैप्टन कौन है? मतलब चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बन्नौर। पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसलिए चर्चा में है क्योंकि कार्बन वॉच मोबाइल ऐप पहली बार इंडिया में किसी कैपिटल ने लॉन्च किया है या फिर यूटी ने, वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण सोबती इन्होंने इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड का चार्ज संभाल लिया है। आपको बताना है जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। और सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोचीन में। इतना याद रखिएगा। ये देख लीजिए, ये हैं रियर एडमिरल तरुण सोबती। इन्होंने इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट कमांड को संभाल लिया है। आपको बताइए ईस्टर्न फ्लीट कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। तो याद रखिएगा तरुण सोबती अब इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड के हेड होंगे। बात करें अगर तरुण सोबती की, तो ये मॉस्को में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर नेवल अटासे भी रह चुके हैं। तरुण सोबती ईस्टर्न कमांड के हेड होंगे इंडियन नेवी के। इंडियन नेवी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको पता है। और 24th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी द्वारा रिसेंटली जो आईटी हार्डवेयर सेक्टर है उसके लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम अप्रूव कर दी गई है। आपको बताना है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत करेंटली कितने सेक्टर्स को कवर किया गया है? तो अभी 13 सेक्टर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कवर किए जाते हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली पीएम मोदी ने आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इसमें क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। 2025 तक लगभग 20 से लेकर 25% तक सब्सिडी दी जाए आईटी हार्डवेयर सेक्टर पर। आपको याद ही होगा निर्मला सीतारमण जी ने जो इस बार का बजट पेश किया है उसमें बताया गया है कि जो 13 सेक्टर हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत उन पर अगले 5 वर्ष में 1.97 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। तो ये बजट एलोकेशन याद रखिएगा, 1.97 लाख करोड़ अगले 5 वर्षों के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए रखे गए हैं, जिनमें 13 सेक्टर्स कवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया या फिर अफस्पा लागू कर दिया गया है? तो रिसेंटली असम को अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। ये देख लीजिए, असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, इन्होंने असम को अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है जो कि फरवरी 27 से लागू हो जाएगा और ये अगले 6 महीने तक चलेगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है अफस्पा एक्ट
1958 के तहत। आफ्स्पा एक्ट 1958 आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, इसमें क्या होता है, मिनिमम 3 महीने के लिए किसी भी स्टेट को या फिर पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। वहाँ पर जो फोर्सेस होती हैं उनको स्पेशल पावर मिल जाता है। अभी इंडिया में नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आफ्स्पा लागू है। अब कहाँ लागू हो गई, असम में, इतना याद रखिएगा। तो आफ्स्पा एक्ट कब पास हुआ था, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड टैक्सेस, यूटिलिटी बिल, इन सबको पे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आपको पता है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ये देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ने रुपए के साथ मिलकर नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये जो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड है, इससे आप अपने बिल पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं कई सारी चीज़ों के। तो याद रखिएगा, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है रुपए के साथ मिलकर। चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें कॉपरेट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, तो इतना याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ऑपरेशंस को कैंसिल कर दिया है, यानी कि श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक बाहर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस। लेविस ने किस इंडियन एक्टर या फिर एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो लेविस आपको पता ही है एक फैशन कंपनी है, इसने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये देख लीजिए, ये हैं दीपिका पादुकोण, इन्होंने ड्रेस पहन रखी है लेविस की। तो याद रखिएगा, लेविस ने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। कुछ समय पहले ही सीएट टायर्स ने राणा दुग्गती को जो पंक्चर सेफ रेंज के टायर्स हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो सीएट टायर्स, याद रखिएगा, राणा दुग्गती को पंक्चर सेफ रेंज के टायर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब लेविस ने दीपिका पादुकोण बना दिया है। लेविस 1853 में स्थापना हुई थी, आपको पता है, जब इंडिया में ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी बुक, ये किस फेमस एक्टर की लाइफ स्टोरी है, तो स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, ये कबीर बेदी की लाइफ स्टोरी, किसकी, कबीर बेदी की। ये है कबीर बेदी, आपको पता ही होगा सभी को। इनकी एक बुक है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये कबीर बेदी की लाइव स्टोरी है, अप्रैल में रिलीज होगी। और इसको पब्लिश कौन करेगा, तो पब्लिश करने का भी नहीं पता है, बस इतना रखिएगा, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी कबीर बेदी की लाइव स्टोरी है। ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इजीली इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।